ट्रिब्यूनल सेटअप हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम लोग ने भी हैं जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल इंडिया जीएसटी प्रैक्टिस। कहीं का भी केस हो, वी कैन टेक अप। सिमिलरली ट्रिब्यूनल में ई ट्रिब्यूनल, दे आर सेटिंग अप ई ट्रिब्यूनल इज बीइंग डेवलप्ड बाय जीएसटी। The links are linked with. Sir, if OTP is given, it is gone case. They will not look into it also. If there is no OTP shared, if it happens through some other mode, then only they will act. Sir, actually, what happens is whenever the links are, these people are very cunning. They use multiple accounts in multiple countries for money where money is gone. In our case, it is not money case. It is in India only, so it can be done easily and traced easily, I think. वो पैसे जिसमें चले जाते हैं वो अलग केस हो जाता है ना सर। सर वो एफर्ट ही नहीं करते ना, एफर्ट किया तो कुछ होता नहीं, है। ऐसा नहीं होता, एफर्ट नहीं करते। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। एफआईआर लिखा है तो उसको तो रिपोर्ट करना पड़ता है ना, कितना एफआईआर आया, कितना डिस्पोजल हुआ, तो सब करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है कि वो नहीं करे और ही कैन गो अवे विद इट। वो लोग सिंपली लिख देते हैं सर, नहीं, अगर इंडिया के अंदर है तो क्राइम आर अनट्रेसेबल बोल के लिख देते हैं, अनट्रेसेबल बोल के। इफ इट इज इन इंडिया एंड जीएसटीएन नेट। सर यूपी से हुआ, बेंगलोर में कुछ नहीं थे वो लोग, ईवे बिल बनाया। इन मनी केस थोड़ा उनके पास प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मेरा एक्सपोजर रहा है साइबर क्राइम से भी लोगों से। तो मनी केस में उनका प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उसमें वो मल्टीपल कंट्रीज में यूज करते हैं। एक अकाउंट में पैसा जाता है, दूसरे में जाता है, तीसरे में जाता है, फिर जेन्युइन पर्सन को भी भेज देते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो केस मेरा डिस्कस हुआ सर से, उसमें तो उसने ईवे बिल बना लिया ना यूज करके, तो उसमें तो इजीली ट्रेसेबल है। दिस इज माय ओपिनियन। चलिए देखते हैं क्या। सर मेरा पर्सन महेश बोल रहा हूँ सर। हाँ महेश जी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा इस तरीके से तो नहीं था। मुझे पाकिस्तान से 2 बार कॉल आई और व्हाट्सएप कॉल। एक बार मुझे कहा गया कि हम सीबीआई डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आप ड्रग्स में डील करते हैं। एक बार मुझे रेप चार्जेस का वो आया कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट है, आपने रेप किया है। ये मैंने जो ये नंबर है टोल फ्री नंबर 1930 क्राइम वाला, उस पे कॉल किया, उनको बताया इस तरीके से मुझे कॉल आ रही है। तो उनका सर सिंपली ये जवाब है, कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ? नहीं हुआ। तो उन्होंने कोई एक्शन लेने से मना कर दिया। ओके। नॉर्मली सर ऐसे होता है कि ये फ्लायर्स होते हैं ना, जो फ्लायर्स 1 पेज, ये लोग जो जिस तरह के मॉडल्स ऑपरेंडी चल रहे हैं फ्रॉड के, वो निकालते रहते हैं। तो काफी तरह के मॉडल्स ऑपरेंडी ये लोग यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीके के मॉडल्स ऑपरेंडी यूज करते हैं, तो ये पब्लिक के लिए निकालते रहते हैं। अब किसी ने कॉल किया, नॉर्मली क्या है कि अभी जैसे नॉर्मली मदर को कॉल कर देते हैं, बोलेंगे तो आपकी लड़की मेरे को गलत काम करते पकड़ी गई। तो डरना नहीं होता है, हमको अपने बच्चों पे विश्वास होना चाहिए। कभी बोलेंगे तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप हाँ, तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑपरेंडी, ये लोग निकालते रहते हैं। अगर आप उनके वो जो उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल, वहां जुड़ेंगे तो यू विल फाइंड ऑल टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑपरेंडी। नहीं खैर हम लोग को उसमें जाना भी नहीं है। हम लोग को बस यही चाहिए कि वो ईवे बिल का आईपी एड्रेस हम लोग को मिल जाए, तो हाँ जी नहीं मिल जाएगा इसमें साइबर क्राइम से, अथॉरिटी को बता सके, और साइबर क्राइम से मिल जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हैं साइबर क्राइम के पास, देखते हैं क्या होता है। अजय अरोड़ा जी जब कंप्लेन करेंगे तब। चलिए ओके, लेट अस डिस्कस दैट जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट। मिस्टर राघवेंद्र, चलिए अच्छा, ये हम लोग कर रहे थे, ये DRC 03 से हम लोग पेमेंट कर दिया, तो अब इन्होंने रूल्स ये सब में अमेंडमेंट कर दिया कि ऑटो एक्नॉलेजमेंट DRC 03 का, यानी कि DRC 04 ऑटो आ जाएगा। DRC 04 ऑटो आ जाएगा। तो ऐसा होने लगा है क्या? किसी को कोई एक्सपीरियंस है ऑटो आ रहा है? महेश जी, यू हैव एनी एक्सपीरियंस? नहीं सर, हमने DRC 03 से डिपॉजिट किया था, लेकिन ऑटो तो नहीं आया किसी केस में। नहीं महेश कुमार जी, सर कुछ मेरे को भी एक्सपोजर नहीं है सर। ओके। अब ये वाला कर रहे थे, क्लैरिफिकेशन ऑन वैल्यूएशन और सप्लाई ऑफ इंपोर्ट और सर्विस बाय रिलेटेड पर्सन वेयर रिसिपिएंट इज एलिजिबल टू फुल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ना इंपोर्ट और सर्विस किस सेक्शन में सप्लाई बन जाता है? ये 7(1)(b) में, और शेड्यूल 1 में भी लिखा हुआ है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अब देखिए, ये बहुत सारे केसेस में कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन USA and they have subsidiary in India, wholly owned subsidiary in India, और this brand of USA is being used in India and they are charging royalty for this. So is this import of service or they are not charging royalty?
मतलब कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे, दे आर चार्जिंग नील रेट. इज इट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यस और नो? हेलो, सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है. इनका ब्रांड ब्रांड इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ बोला राइट्स ही है ना. यस, तो या तो वो कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं तब तो अगेन 7(1)(b में है ही वो. अगर कंसिडरेशन नहीं चार्ज कर रहे हैं तो शेड्यूल 1 के एंट्री में है विदाउट कंसिडरेशन. करेक्ट. हाँ सप्लाई है, लेकिन वैल्यूएशन क्या रहेगा, दैट इज इम्पोर्टेंट. तो उसी वैल्यूएशन के बारे में यहाँ पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, रूल 28 में भी लिखा हुआ भी है. मैं पढ़ता हूँ. ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय द रिलेटेड पर्सन बेस्ड आउटसाइड इंडिया without any consideration in the hand of the related person in India as import of services based on deeming fiction in serial number 4 of schedule 1, it has been requested that the same treatment which is being given to domestic related parties as per clarification this, ये corporate guarantee वाला है, may also be provided in all such cases where a foreign entity is providing service to its related party located in India and where full ITC is available to the recipient located in India. तो सर ये ब्रांड का नहीं बोल रहे हैं, गारंटी वाले बोल सकते हैं सर. तो अभी आगे पढ़. Where the foreign affiliate is providing certain services to the related domestic entity for which full ITC is available to the said related domestic entity, the value of such supply of services declared in the invoice by the said related domestic entity may be deemed as open market value in terms of open market value लेना. The law committee also recommended to further clarify that in cases where full ITC is available to the recipient, if the invoice is not issued by the related domestic entity with respect to any service provided by the foreign affiliate to it, the value of such service may be deemed to be declared as nil and may be deemed as open market value in terms of second proviso to rule 28(1) of CGST. मतलब अगर वैल्यू नहीं लिखा है तो मतलब जीरो होगा ना. यस, अगर उसको फुल आईटीसी मिल रहा है तो इसमें ब्रांड एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? सर हमारे क्या होता है यहाँ सर, डोमेस्टिक रिलेटेड पार्टीज भी होती है, डोमेस्टिक में ट्रांजेक्शन भी होता है ब्रांड का यूज करने. हाँ, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, हाँ, उसके रिलेटिव डायरेक्टर है प्राइवेट लिमिटेड में. तो पार्टनरशिप फर्म का जो ब्रांड है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूज कर रहा है, डोमेस्टिक ही है, ट्रांजेक्शन डोमेस्टिक रिलेटेड पार्टी हो गई. ठीक बात है. उसमें कोई इनवॉइस इश्यू नहीं कर रहे ब्रांड के लिए, ठीक है. तो वैल्यू तो नीली आएगा ना. हाँ, वैल्यू नहीं लिया आएगा. नील आएगा तो उसमें जीएसटी आएगा नहीं, लायबिलिटी. हाँ, नहीं आएगा. तो ये वाला पैराग्राफ कोट कर सकते हैं हम लोग. यस, ये सर्कुलर निकाल लें क्या हम लोग? ये provided further that where the recipient is eligible for full ITC, the value declared in the invoice shall be the deemed open market value of the goods or service. और as per circular अगर invoice नहीं issue हुआ है और ITC available है तो nil माना जा सकता है. Clarification on value of import of service by a related person where recipient is eligible to full ITC. Schedule 1 king tax on reverse charge basis वगैरह वगैरह लिखा हुआ है. 28 आ गया. देखिए, it has also been clarified by the said circular that in cases where full ITC is available to the recipient, if HO has not issued a tax invoice to the BO in respect of any particular services being rendered by HO to the said BO, the value of such services may be deemed to be declared as nil by HO to BO and may be deemed as open market. Invoice नहीं भी इशू हुआ तो भी वॉल्यूशन नहीं मान रही है. हाँ, वैल्यू नील होगा तो फिर इन्वेस्ट नहीं है तो वैल्यू नील है तो जीएसटी नहीं है. हाँ, तो उस दिन जो आप लोग डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? मुझे जब अन्वेष था, मैं वही बोल रहा था सर कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो रजिस्टर्ड ब्रांड उसके रिलेटिव है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में. हाँ, जब पार्टनर के फादर डायरेक्टर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ब्रांड का यूज हो रहा है जो पार्टनरशिप फर्म का है. अब जीएसटी ऑडिट में ऐसा पाया गया कि जो ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट पे यूज कर रहे हैं वो लोग, तो उसके ऊपर जीएसटी लायबिलिटी बनेगी. तो हमने बोला कि क्या बनेगी, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे आप. हमने तो इनवॉइस हम इनवॉइस किया नहीं है पार्टनरशिप फर्म ने प्राइवेट लिमिटेड में, और वैल्यू भी कैसे डिटरमाइन करेंगे, भले इन्वेस्ट नहीं किया तो कौन सा वैल्यूएशन रूल्स में जाएंगे हम लोग. ऐसा तो कोई प्रिस्क्रिप्शन है ही नहीं. तो बोले ठीक है, हम एक बार सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. ऑडिट खत्म हो गया. अच्छा, ये पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे. तो अन्वेष जी बोल रहे थे कि हम लोग को वैल्यूएशन देखना पड़ेगा. तो ही वाज आल्सो नॉट श्योर. ठीक है, अभी तो आंसर मिल ही गया अपने को. ओके. एनी अदर ओपिनियन? किसी के पास है कोई इशू ब्रांड वैल्यू के? क्या नोटिस इशू कर रहा है क्या डिपार्टमेंट ब्रांड वैल्यू के ऊपर? नहीं सर, नहीं कर रहा है ना. चलिए, हम हमारे नॉलेज में आया था ब्रांड वैल्यू पे नोटिस नहीं इश्यू कर रहे हैं अभी तक. क्योंकि ब्रांड वैल्यू में जैसे कॉर्पोरेट गारंटी में आया सर्कुलर, ऐसा ब्रांड वैल्यू में कुछ भी नहीं आया. मतलब अभी आपने जो पढ़ा मैंने वही पढ़ा. हाँ हाँ,
नहीं तो उसके लिए हर एक चीज के लिए थोड़ी आएगा, ये आप रूल तो अप्लाई हो ही सकता है ना। हाँ बट व्हेन सर सी ब्रांड वैल्यू जब इनवॉइस इश्यू होगा तो आईटीसी मिलेगा, इश्यू ही इनवॉइस नहीं हुआ है तो फिर मार्केट वैल्यू पे जाना पड़ेगा, तो मार्केट वैल्यू तो कैसे लेंगे आप? करेक्ट है, नहीं तो मतलब नोटिस नहीं आ रहा ना किसी का। नहीं आ रहा, लेकिन पॉइंट उठा रहे हैं सर। हाँ तो पॉइंट जब उठा रहे हैं तो ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्या वो लोग, और ये सर्कुलर ये सब? नहीं, ये तो आर्ग्यूमेंट करना चालू कर दिया था कि ठीक है चलिए मान लीजिए उसके ऊपर जीएसटी आप लगाना चाहते हैं तो कौन सी वैल्यू पे लगाएंगे? चलिए ठीक है फिर, मतलब अब तो केस क्लियर है ना, चलिए आगे कर। अच्छा ये एक इंटरेस्टिंग है, हमारे पास तो नोटिस भी है। अब देखिए सप्लायर रिसिपिएंट, सप्लायर है इशूड ए क्रेडिट नोट, तो रिसिपिएंट क्या करेगा, अपना आईटीसी उतने रुपए से कम करेगा और सप्लायर उतने रुपए से आउटपुट टैक्स अपना कम करेगा। ये जो 15(3)(b) क्लॉज 2 कहता है कि ये सप्लायर अपना आउटपुट टैक्स तभी कम कर सकता है जब ये रिसिपिएंट अपना आईटीसी कम करेगा। अब कहानी ये है कि ये रिसिपिएंट ने अपना आईटीसी उतने रुपए से कम लिया या नहीं लिया, ये कैसे पता लगेगा? जब ये अपना 3B फाइल कर रहा है तो ये 3B जब फाइल करेगा तो 4A5 में ऑल अदर आईटीसी में नेट ऑफ क्रेडिट लेना है। हेलो, यस सर। B2B में आ जाएगा और एक क्रेडिट नोट यहां आ जाएगा। मान लीजिए B2B में आ गया 100 रुपया, क्रेडिट नोट है 10 रुपया, तो वो 90 रुपया ही क्रेडिट लेगा, करेक्ट है? यस। इसका मतलब ये, और इसको नेट ऑफ लेना है। पूरे 3B के एडवाइजरी में ये नहीं बताया गया है पहले 100 लीजिए फिर 10 माइनस कीजिए, करेक्ट है? हाँ। हमने पढ़ा भी है 100 माइनस 10 90 ही लेना है। अब ये बात, ये सप्लायर रिसिपिएंट ने उतने रुपए क्रेडिट नहीं लिया है, ये कैसे इसको प्रूफ करेगा डिपार्टमेंट को? डिपार्टमेंट तो इसको नोटिस भेज रहा है कि पहले प्रूफ लेके आइए। तब इन्होंने एक सर्कुलर लेके आ गए थे कि चलिए CA/CMA से सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम उसको मान लेंगे, करेक्ट है ना? 5 लाख से ऊपर 5 लाख से नीचे, अरे याद है कि नहीं आप? यस सर, यस सर, वो तो पहले चलता ही आता है ना। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में ये CA/CMA का सर्टिफिकेट और क्या मेथड, और कोई मेथड हो सकता है जिससे ये पता लग जाए कि ये रिसिपिएंट हैज रिड्यूस्ड क्रेडिट? Sir, they are asking declaration from the recipient itself. हाँ, अगर अमाउंट 5 लाख से कम है या 2.5 लाख से, जो भी अमाउंट है, थ्रेशोल्ड सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन दो ही चीजें बस, ये लोग का ट्रेंड चल रहा है अभी तक। आने वाले समय में IMS हो सकता है ना? यस, तो दे हैव कम आउट विथ IMS। हाँ, IMS वाला पोर्टल वाला। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आज के डेट में IMS ऑप्शनल है, लेकिन जब क्रेडिट नोट अगर सप्लायर ने इश्यू किया, मेक श्योर दैट रिसिपिएंट एक्सेप्ट्स इट, मेक श्योर नहीं तो इसके ऊपर नोटिस आ जाएगा और एक क्रेडिट नोट का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर अगर रेसिपिएंट इसको रिजेक्ट करेगा या पेंडिंग में रखेगा तो वो इंटीमेशन तो सप्लायर को भी आएगी ना? यस, आएगी। हाँ, तो वहां से ये कंफर्म हो जाएगा। हाँ तो लेकिन एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना इसको। जी जी जी। पार्सल एक्सेप्ट, इन लोगों को पार्सल एक्सेप्शन नहीं होता है, सब करना तो पूरा करना पड़ता है IMS में। तो कई लोग क्या करते हैं कि पूरा झमेला नहीं करना चाहते। हाँ हाँ, अभी तो फिलहाल यही है ऑटो एक्सेप्ट, लेकिन मैं आने वाले समय में ये बता रहा हूँ कि IMS को सही ढंग से यूज कैसे किया जाए, तो इस क्रेडिट नोट का खास ख्याल रखना पड़ेगा। और वो भी रिसिपिएंट को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो सप्लायर के ऊपर तलवार लटकी हुई है ना? किस केस में हुआ था, जैसे अभी कल सैटरडे को ही डिस्कस हो रहा था, इनवॉइस वैल्यू है 100 रुपए और सप्लायर ने उसको 1000 रुपया 10 एक्स्ट्रा कर दिया। अब ई इनवॉइस जनरेट हो चुका है और मान लीजिए रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर चुका, ऑटो एक्सेप्टेंस। अब ये क्या करेगा बेचारे, इसके ऊपर तो नोटिस आएगी। रिजेक्शन हो नहीं सकता, कैंसिल हो नहीं सकता। एनी अदर ओपिनियन ऑन दिस? सब सर समझा नहीं मैं। हाँ जी, समझ नहीं सका, क्या बोले आप? मैं ये कह रहा हूँ इनवॉइस 100 रुपए का था, सप्लायर ने 1000 रुपये डाल दिया, 10 एक्स्ट्रा आ गया टैक्स में, रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, ई इनवॉइस था, ये एक्सेप्ट कर चुका है, ई इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकता। अब क्या उपाय है? अब क्रेडिट नोट बनाया टेक्निकली, और क्या, और रास्ता नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस आएंगे आने वाले समय। जो सर आप बता रहे थे, नमस्ते सर, जो भी आप कह रहे थे कि 3B में नेट ऑफ हमको लेना है। हाँ, हम सर्कुलर अगर 170 का पालन नहीं करें, हम 170 का फॉलो अप करें, हम क्यों नेट ऑफ करें? 170? हाँ, उसमें क्या है? उन्होंने मैकेनिज्म बता दिया कि पूरा लीजिए, फिर आपको रिवर्स कैसे करना है। 4B1 है, 4B2 है, 4D1 है, पूरा उन्होंने बताया है। मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ। तो मतलब आप पूरा क्रेडिट लेने के बाद क्रेडिट नोट का रिवर्सल करते हैं नीचे? करेक्ट, हाँ, 4B1 में करूंगा,
और जो गुड्स इन ट्रांजिट है वो 4B2 में दिखाऊंगा। अगले महीने जब वो गुड्स प्राप्त कर लेता हूँ तो फिर ऐड करता हूँ, फिर 4D1 में दिखाता हूँ। नहीं आप सिर्फ क्रेडिट नोट में रहिए, क्रेडिट नोट हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग से दिखाते हैं। 170 है और इसी पे विभाग का फोकस भी है, खूब करेगा आने वाले समय में, और नोटिस भी सब इसी पे जारी होने। 170 ही है ना जी, पूरा नीचे उसमें फार्मूला सारा मतलब समझाया है फिगर करके, ये क्या नीचे दे रहा है। फिर नीचे उन्होंने टेबल ही बना रखी है एक एग्जाम्पल के साथ, क्रेडिट नोट का नहीं लिख रहा है कुछ, सब है उसमें, नीचे आइए बताइए टेबल बना रखी है। किस पैराग्राफ में ये हाँ बताइए। ये देखिए पूरी टेबल बना रखी है। नहीं वो क्रेडिट नोट का कहाँ लिखा हुआ है, ये तो समझ में आ गया। क्रेडिट सर पूरा पूरा हमको लेना है, फिर आपका परमानेंट रिवर्सल या टेम्पोररी रिवर्सल वो अलग दिखाना है। राजेश जी ये सर्कुलर कह रहा है। राजेश जी क्रेडिट नोट से रिलेटेड ये बात सर्कुलर में कहाँ लिखी हुई है, बस इतना बताइए मेरे को, बाकी तो मुझे समझ में आ गया लेना है। आप इसमें 4B1 डालिए, उसमें सर्च करिए। क्या डालूं? 4B1। 4B1 हाँ हाँ देखिए यहाँ दिखा रहा है। नहीं क्रेडिट नोट के बारे में बताइए ना राजेश जी। सर ये 4B1 4B2 है क्या? नहीं 4B1 तो क्रेडिट नोट के बारे में है। 4B1 क्रेडिट नोट के बारे में है। किसने कहा? आप देखिए परमानेंट रिवर्सल। 4B1 रिवर्सल ऑफ आईटी एज पर रूल दिस एंड दिस, इसमें कहा नहीं केवल यही नहीं है, सारा इसमें इसको कह रहा है कि परमानेंट रिवर्सल। नहीं राजेश जी आप नहीं सर, फिर गलत हो जाएगा, नहीं तो एटे मैच ही नहीं करेगा टेबल लाइन का। क्या बात करते हैं, क्या बात कर रहे हो? हाँ वो आप एटे को क्यों देख रहे हो? नेटफ लेता है वो। एटे को क्यों देख रहे हैं? जीएसटी लाइन में टेबल 8 नेटफ लेता है। अच्छा तो ठीक है, तो हमको ये बताइए नेटऑफ जो लेता है, जो टेबल 7 में आता है, क्या वहां घट के जाता है क्या 8B में आपके? नहीं जाता है। नहीं जाता है तो 7 से 2 नहीं, फिर नहीं जब जाता है तो फिर आप नेट की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों जब 2S मैच कैसे करेगा? नहीं एक बात बताइए राजेश जी, यहाँ पर आप इसमें एज पर रूल 38, 42, 43 एंड हुआ है, केवल यहाँ पे उसमें जो आइकॉन बना अगर उस पे हम पे रखते हैं तो और भी कुछ कहता है, ऐसा नहीं कि नहीं कहता। वो भी देख लेते हैं, इसके नहीं सर डिस्कशन हुआ, हम बार यही कह रहे हैं कि नहीं। हाँ अभी 2B ऑटो पॉपुलेट नेटऑफ ही लेता है सिस्टम, फिर हाथ से चेंज क्यों करेंगे? नहीं तो ठीक है, तो फिर जरूरत क्या उसको सर्कुलर निकालने की? अरे सर्कुलर में राजेश जी कहाँ लिखा हुआ क्रेडिट नोट के बारे में, वो तो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। सर उसमें ये लिखा हुआ परमानेंट रिवर्सल एंड टेम्पोररी रिवर्सल। सर सर्कुलर 270 है, उसका एक बार हेडिंग देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है 170 का। अरे राजेश जी इसके लिए अलग से क्लैरिफिकेशन आया है कि क्रेडिट नोट आपको 4 या 5 में डिडक्ट करके ही नेट फिगर लेनी है आईटी से, अलग से क्लैरिफिकेशन आया है। किस नंबर का? किस नंबर का जितेंद्र जी? क्रेडिट नोट की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा नंबर सर्कुलर ऐसा आया है? सर्कुलर नहीं है इसका, पर क्लैरिफिकेशन आया है। आखिर क्लैरिफिकेशन ही सर्कुलर होते हैं ना? नहीं मतलब ऐसे भी होते हैं, थ्रू सर्कुलर भी होते हैं और अदर देन सर्कुलर भी होते हैं। हाँ ठीक है, तो कौन सा एडवाइजरी होगी? हाँ एडवाइजरी है। आपको एकदम अच्छी तरह से दिखला दिया, ये देखिए यहाँ पर एज पर दिस, इसमें कहीं क्रेडिट नोट नहीं लिखा हुआ है, और क्रेडिट नोट का एडवाइजरी मैंने ये देखिए एक क्रेडिट नोट आईटीसी रिवर्स लिखा हुआ है बी पार्ट। राजेश जी पढ़िए इसको। डिक्लेयर हियर द डिटेल्स ऑफ नेट क्रेडिट इंक्लूडिंग इंपैक्ट ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड देयर अमेंडमेंट बीइंग क्लेम्ड ऑन इनवर्ड सप्लाई। नेट ऑफ बी पढ़िए, बी अभी में का बी, हाँ वही आईटीसी रिवर्स वाला। Any reversal of ITC claimed as per applicable rule will be declared in this section, and the same will be deduced from the credit as per 4 above. कहाँ लिखा हुआ क्रेडिट नोट? नहीं, ये बी हेडिंग बी, जहाँ आप यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ क्रेडिट नोट के बारे में? रिवर्सल के बारे में बात कर रहा है ना? अरे सर रिवर्सल के बारे में ये कि आप इसको छोड़ के सब कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, आप इस लाइन को छोड़ के। यहाँ पर क्रेडिट नोट एकदम साफ जब लिखा हुआ है आपका। चलिए, one of the mechanism can be provided for acceptance oblique rejection of such credit notes by the recipients on the portal. The tax liability of the supplier may be reduced only in those cases where such credit notes have been accepted by the recipients, and in such cases input tax credit of the recipient may be reduced oblique reverse in hard lock manner on the portal in 3 return. Hard lock मतलब hard lock manner. कोई बता सकता है ये हार्ड लॉक मैनर क्या होता है? गूगल करेंगे। ये का कहना होगा कि मतलब लॉक कर दिया जाए फिगर। हार्ड लॉक मैनर ये डिजिटल टर्म है क्या? A hard lock nut is a self-locking nut that uses wedge principle to create strong locking effect. डिजिटल वर्ड है। अच्छा, एक एमनेस्टी स्कीम आई थी अपील फाइल करने की, करेक्ट है? अब वो ये कह रहे थे कि एमनेस्टी स्कीम जो 73, उन्होंने कहा से अगर 73, 74 का अगर अपील फाइल नहीं किया तो इस डेट तक आप अपील फाइल करेंगे तो एक्सेप्ट भी हो जाएगा। लेकिन ये सेक्शन 129 और 130 के लिए लेके नहीं आया।
तो इंडस्ट्री वाज डिमांडिंग दैट द अपील प्रोसेस, जिन्होंने 129 और 130 का अपील फाइल नहीं कर पाए उनको भी ये रिलीफ दिया जाए, उन्होंने मना कर दिया। कारण कहा, however the law committee felt that this rationale would not be applicable to orders passed under sections 129 and 130 as those orders were relating to confiscation / seizure of goods and conveyances in transit and essentially the taxpayer would have had knowledge of such orders being passed। उनको पहले से पता होगा, इसलिए ट्रिब्यूनल बनने वाला है। सर ये लास्ट मीटिंग में कुछ अन्वेष के साथ डिस्कस किया था ना, यू टोल्ड दैट डेट ऑफ कम्युनिकेशन इफ यू अल्टर दैट अपील विल गेट एक्सेप्टेड ऑटोमेटिकली। यस, ऐसा नहीं होता सर, डिपार्टमेंट में वो लोग डेट्स को चेक करके ही अप्रूव करते। आई अंडरस्टैंड, बट यू कैन ट्राई फॉर। ओके, मतलब ये अगर लकी रहे तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो तो फर्स्ट टेस्ट इज दैट ओनली दे विल डू, दे विल कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज। व्हाट अन्वेष वाज ट्राइंग टू से, हाँ लेट अस, मतलब उसको ट्राई करना चाहिए। और सर अगर हम डेट ऑफ सर्विस चेंज करते हैं तभी पोर्टल उसको एक्सेप्ट करेगा। करेक्ट, अदरवाइज तो आप फाइल ही नहीं कर पाओगे, फाइल ही नहीं कर पाएंगे तो डिपार्टमेंट तो बाद में एक्शन लेगा। हाँ, डिपार्टमेंट बाद में एक्शन है, कम से कम हम डिपार्टमेंट को या फिर हम लोग के पास हाई कोर्ट का दरवाजा तो खुला रहेगा। ओके, तो उसको ट्राई करना चाहिए, मुझे ये कह रहा हूँ। सर हमारे पास ऐसा केस हुआ था एक्साइज में अभी रिसेंटली। हाँ, 2021 में कुछ ऑर्डर आ गया था, मतलब सोकोस नोटिस के अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया था हमारे अगेंस्ट में। ओके। और वो हमारे मतलब क्लाइंट की फैक्ट्री पे उन्होंने पोस्ट भी किया था और वहां पे सिक्योरिटी गार्ड ने लिया था नहीं लिया था कुछ मालूम नहीं, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी। फिर 3 साल बाद क्लाइंट को पता चला कि वो ऐसा ऑर्डर आया है। अच्छा। तो हमने 3 साल बाद अपील की और उसमें कम्युनिकेशन डेट फिर आज की ली, उस दिन की ली। हाँ। जब हमने अपील की, हाँ, तो फिर हमने अपील के लिए तो वहां पे एक्सेप्ट कर ली। फिर जब हियरिंग आई तो हमने एक्सप्लेन किया कि हमको मालूम ही नहीं था, तो उन लोगों ने फिर ऑफिसर से प्रूफ मांगा। अच्छा, जो इश्यू किया उसका प्रूफ लाओ। हाँ। क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आज की तारीख में ही उनको पता चला है। हाँ। क्योंकि उन्होंने रिमाइंडर भेजा था। हाँ। 3 साल बाद, हाँ। तब हमको पता चला। तो ऑफिसर के पास कोई प्रूफ ही नहीं था। हाँ, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये मुझे लग रहा है बता रहे हो सर्विस टैक्स या एक्साइज का रीजन। एक्साइज की बात कर रहा हूँ। और उस टाइम में वो लोग क्या करते हैं सर, दे विल टेल वी हैव डिस्प्लेड द नोटिस ऑन डिपार्टमेंट नोटिस बोर्ड, दैट्स एनफ, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एलिजिबल क्राइटेरिया, सो वी हैव सर्व्ड द नोटिस बोल के डिपार्टमेंट विल टेक दैट स्टैंड। अरे उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, तो उन्होंने फिर एक्सेप्ट कर लिया हमारी बात और अपील हमारे फेवर में हुई। हाँ, प्री जीएसटी रिजीम में तो बहुत आसानी से पॉसिबल था ना। लेकिन जीएसटी रिजीम में ये आसानी से पॉसिबल नहीं है, बिकॉज व्हेन द ऑर्डर्स आर अपलोडेड ऑन द पोर्टल इट इज, क्योंकि ऑर्डर का अपलोड करने के बाद शायद मेल और एसएमएस दोनों जाता है, करेक्ट है? हाँ, पर हम बोल सकते हैं ना, एक्चुअली जनरली क्या होता है कि कैंसलेशन के केस में आप बोल सकते हैं ऐसा कि एक बार कैंसिल हो गया नंबर हमारा, उसके बाद हम पोर्टल देखते ही नहीं। करेक्ट, हाँ। तो फिर वो केस में हमको मालूम नहीं पड़ता है। और वैसे भी ऑनलाइन जब एप्लीकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन डेट आपको ऐसी ही रखनी पड़ेगी कि भाई 90 डेज का एडजस्टमेंट हो पाए। आप पुरानी डेट तो रख ही नहीं सकते। ठीक बात। ये जो लॉ कमेटी ने जो लिखा है कि उनको मालूम रहता है, मेरे ख्याल से लॉ कमेटी को ये नहीं मालूम कि जो टेम्प आईडी जनरेट की जाती है वो ड्राइवर के नाम जनरेट की जाती है। और ड्राइवर तो चल दिया। करेक्ट। हाँ, अगर मतलब टैक्स पेयर के नाम पे जनरेट हो तब तो कोई बात नहीं है। वो करते ही नहीं है टैक्स पेयर के नाम पे। टैक्स पेयर के नाम पे तब करते हैं जब वो गुड्स इंट्रा स्टेट अगर चल रहा है तो इंटर स्टेट में तो 99.99 वो ड्राइवर के नाम जनरेट करते हैं। करेक्ट। उसकी न तो कोई मेल जाती है, न तो उसका कोई मोबाइल पे कोई सूचना जाती है, क्योंकि वो तो है ही नहीं, वो तो सब ड्राइवर का है। तो ऐसे केसेस भी होंगे फिर राजेश जी? हाँ, खूब है। जितने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है सारे ड्राइवर के नाम है। करेक्ट, मेरे पास है 2-3। लेकिन सर टैक्स पेमेंट तो पार्टी ही ना करता है, ड्राइवर तो करता नहीं है टैक्स पेमेंट। भैया, तो रिसिपेंट कर रहा है, सप्लायर कर रहा है। हाँ, लेकिन वो तो सब टेम्प आईडी पे है ना। हाँ, लेकिन तो फिर आप रेसिपेंट या उसके नाम पे क्यों नहीं पैसा दिया तो इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं कि आज गाड़ी रुक गई है। मैं ये कह रहा हूँ, फिर आप टेम्प आईडी ओनर रिसिपेंट या सप्लायर के नाम पे क्यों नहीं जनरेट करते, ताकि उसको हमेशा सूचना रहे, उसके मोबाइल पे सूचना जाए। अच्छा, खैर ये प्ली नहीं ले सकते हैं कि भले टेम्प आईडी क्रिएट हुआ हो, लेकिन ये प्ली नहीं ले सकते कि पता नहीं था। क्यों नहीं ले सकते सर?
ट्रक उसका पकड़ा गया है, उसमें उसका 30-40 लाख का सामान है, उसको पता कैसे नहीं लगेगा? वो सीधे चेयर से खड़ा हो जाता है, इधर उधर भागता रहता है वो सब बात ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ नोटिस आप सर्विंग नोटिस जो है वो तो मालिक को कहीं हुई नहीं। गाड़ी कैसे छुड़ाया उसने? वो एक अलग मैटर है सर, लेकिन जो पहला मैटर ये है कि आप जिसके नाम से पैसा जमा कर रहे हो उसके नाम से तुम जनरेट करो ना टेम्प आईडी। चलिए, ट्रिब्यूनल सेटअप हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम लोग ने भी हैं जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे आर डूइंग ऑल इंडिया जीएसटी प्रैक्टिस। कहीं का भी केस हो वी कैन टेक अप। सिमिलरली ट्रिब्यूनल में ई ट्रिब्यूनल, दे आर सेटिंग अप ई ट्रिब्यूनल इज बीइंग डेवलप्ड बाय जीएसटीएन। और अगर ट्रैवल नहीं करना पड़े एंड जूम के साथ या फिर ऑनलाइन वर्चुअल हो जाए तो वी कैन ऑल्सो डेवलप दिस एरिया ऑफ प्रैक्टिस। और वी हैव स्टार्टेड ऑल्सो कि जीएसटी अपलेट हमने एससीसी ऑनलाइन सब्सक्राइब किया हुआ है, टैक्समैन सब्सक्राइब किया हुआ, और भी वेबसाइट्स अगर सब्सक्राइब करना पड़े देन विल डू दैट। इसके लिए तैयार रहिए, जब होगा तब होगा। अच्छा, एक छोटा सा इशू है ये वाला, प्रोसीजर फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी बाय एससीजेड यूनिट लोकेटेड इन नोएडा एससीजेड ऑन डीटीए क्लियरेंसेस। तो उसमें हुआ क्या था कि ये टेक्निकल इश्यू के कारण पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही पैसा जमा करवा दिया, मतलब अपलोड कर दिया। तो उसको रेगुलाइज किया गया है। द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी डिपॉजिटेड बाय नोएडा एससीजेड यूनिट्स इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर through GST PMT 06 challan during the period August 17 to November 18 in respect of the DTA clearances may be treated as payment of IGST as part of custom duty under the provisions of this and may be regularized as payment of duties of customs subject to the condition that ITC is not availed twice by the recipients. As the said IGST deposit twice कैसे हो जाएगा? रिसिपिएंट को इनवॉइस के बेसिस पे बाई चांस क्रेडिट क्लेम कर ले रहा है, और फिर जब आप ट्वाइस कैसे हो जाएगा? इसमें रिसिपिएंट एक बार कर लिया फिर रेगुलाइज कर लिया, तो ट्वाइस कैसे हो रहा है ये? एनीवन? As the said IGST deposited in electronic cash ledger is proposed to be considered as payment of IGST, the interest on delayed payment of tax may not be applicable in respect of the said payments. इन्होंने इसको बस मैंने इसको रेड इसीलिए किया, इन्होंने रेगुलराइज कैसे किया? नोटिफिकेशन निकाल के किया, कैसे किया? इस कौन सा पावर यूज? एनीवन? ना मैंने इसका कोई नोटिफिकेशन, कोई सर्कुलर कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये फिर आगे का अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन्स ऑप्टिंग टू जनरेट ई-वे बिल, उनके लिए कह रहे हैं कि एक यूनिक आईडी जनरेट कर देंगे। इट वाज डिस्कस, अरे क्यों जरूरत, कौन, विच अनरजिस्टर्ड पर्सन्स जनरेट ई-वे बिल? आपको याद होगा हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए, याद है आपको? अच्छा, ये वाला जो बक्सेटी जी ने भेजा था ये हमने किताब में डाल दिया। द पब्लिक आईपी एड्रेस यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल बाय द टैक्स पेयर इज समटाइम्स रिक्वायर्ड टू the department whenever the enforcement activity is carried out against that said taxpayer. The public IP address will help in proving from which location he has generated e-way bill under legal framework. This option is available only for nodal officer of the state. The nodal officer can get public IP address of e-way bill generated by GST by using the IP address sub option provided under admin option of the e-way bill MIS main menu. Officer can get the IP address of the taxpayer by entering either his GSTN or entering the e-way bill number of EWB generated by the tax. ये डाल दिया है, मतलब उनको एनफोर्समेंट करना हो तो ये जनरेट कर लेंगे, और हमें कुछ प्रूव करना हो कि हम इनोसेंट है तो हम लोग को भागना पड़ रहा है इधर से। ये रहा कंपल्सरी ई-वे बिल फॉर हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ऑल्सो दैट वेयर हैंडीक्राफ्ट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन स्टेट ऑब्लिक यूटी टू अनदर स्टेट और यूटी by a person who has been exempted from the requirement of obtaining registration under this, the e-way bill shall be generated by the said person. वो URP है, irrespective of the value of the consent. तो ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स में जो डील कर रहा है उसको ई-वे बिल जनरेट करना है, तो उसके लिए वो बार बार एक नया सिस्टम में लॉग इन करता है, फिर जनरेट करता है, तो उसको एक यूनिक आईडी दे दिया जाए। अमेंडमेंट इन फॉर्म GSTR 8 टू कैप्चर प्लेस ऑफ सप्लाई। GSTR 8 एक बार देख ले, स्टेटमेंट फॉर टैक्स कलेक्शन ऑफ सब डिटेल ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर। कौन भर रहा है ये? TCS का ई-कॉमर्स ऑपरेटर ना। डिटेल ऑफ सप्लाई मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर, सप्लाई इज मेड टू रजिस्टर्ड, सप्लाई मेड टू सप्लाई नहीं। अमेंडेड फॉर्म दे। ई-कॉमर्स का क्लाइंट किसके पास है? जोमेटो स्विगी वाला बात कर रहे हैं आप सर? हाँ, अमेजन स्विगी। GSTR 8 ये रफ्ले यहाँ नहीं था, ये कॉलम ऐड हुआ है, और ये कब ऐड हुआ है? इस पर वन लिमिटेड बाय दिस विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट येट टू बी नोटिफाइड। अच्छा, इसको समझते हैं, इस फॉर्म को क्यों आपके साथ डिस्कस करना है। मान लीजिए A is registered with Amazon
वो बी को सप्लाई कर रहा है। ए इज द सप्लायर, बी इज द रिसीवर एंड ही इज रजिस्टर्ड पर। तो जीएसटीएन ऑफ सप्लायर किसका आएगा? ए का आएगा। फिर सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पर ये बी आ जाएगा। और फिर प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर ये किसका आएगा? बी का आएगा। मैं ठीक भर रहा हूँ ये फॉर्म? हेलो, ठीक है, लेकिन दो चीजें ध्यान रखनी। अगर कोई कंपोजिशन डीलर रजिस्टर्ड है और वो इनके द्वारा ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा अगर जिम्मेदारी दी ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि वो इंटर स्टेट ना करे, इंट्रा ही करे कंपोजिशन वाले के लिए। राजेश जी, वो प्रोविजन अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ। नहीं, भले नहीं हुआ, लेकिन जो फॉर्म बना है उसी हिसाब से बना है। नहीं, अभी कंपोजिशन एक क्लाइंट को कंपनी वाले ने कहा कि कंपोजिशन से विड्रॉ कीजिए, तभी आपका हम करेंगे बिजनेस। ओके, हाँ, उस इंस्ट्रक्शन है कि कंपोजिशन डीलर नहीं, आपको रेगुलर में रहना है। नहीं, ये वाला फॉर्म ठीक है, ये जीएसटी और सप्लायर सप्लाई मेड टू रजिस्टर ऐसे ही आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने आपसे मैं बार बार पूछता हूँ, फिर पूछ रहा हूँ कि कंज्यूमिंग स्टेट को पैसा मिलना चाहिए, करेक्ट है? कंज्यूमिंग स्टेट मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट पैसा खर्च करेगा उसी स्टेट को पैसा मिलना चाहिए, यस और नो? हाँ, यस सर। अगर मैं झारखंड का हूं और मैं मुंबई जाता हूं, वहां पर पैसा, और मुंबई में जाके पैसा खर्च करता हूं और मुंबई वाले को कहता हूं मेरा इनवॉइस में आप झारखंड डालिए, तो वो पैसा किसको मिलेगा? तब तो झारखंड को चला जाएगा, झारखंड को मिलेगा। नहीं डालता है तब तो C+S ही लग जाएगा, फिर मुंबई को मिल जाएगा, यस है ना? अब ये जितने भी स्टेट वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि मेक इंश्योर की जो सप्लायर इज रिकॉर्डिंग द करेक्ट एड्रेसेस ऑफ द रिसिपिएंट सो दैट सही लोगों को पैसा मिल सके, सही स्टेट को पैसा मिल सके। अब इसको पढ़ते हैं। IGST settlement is made to the actual consuming state. The honorable member from Kerala informed that revenue of SGST Kerala has increased by 10 to 11% annually, but IGST growth is only 3%, indicating a systematic issue and stressed the urgency of correcting this disc. अब जो लॉजिक हम लोग लगा रहे हैं वो लॉजिक इन्होंने 10(1)(CA एक प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो पता नहीं मुझे ये इन्होंने गलती से कर दिया या हम ही लोग गलत सोच। इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये बिल टू शिप टू की तरह समझ। मान लीजिए ए है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है और ये बी है, ये झारखंड से है और ये मैंने इसको पैसे दिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि मुंबई में डिलीवरी कर दो। पॉसिबल है? झारखंड ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसे दिए कि मुंबई में डिलीवरी कर दो, यानी कि महाराष्ट्र में डिलीवरी कर दो। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आना चाहिए, झारखंड या महाराष्ट्र? झारखंड आना चाहिए ना, क्योंकि पैसा तो यही खर्च कर रहा है, भले डिलीवरी कहीं भी हो रही हो। प्लेस ऑफ सप्लाई तो कहीं भी हो, ठीक है, मगर इस केस में स्पेसिफिकली दे हैव टोल्ड दैट इट विल गो टू महाराष्ट्र सर। यस, तो वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू ए पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि B2। और ऑर्डर कौन सप्लाई कर रहा है? मान लीजिए मिस्टर डी है जो ई कॉमर्स में रजिस्टर्ड है, वो सप्लाई कर। तो ए ऑर्डर दे रहा है, ये भी कंज्यूमर है, महाराष्ट्र वाला भी कंज्यूमर है। सप्लाई कौन कर रहा है? डी, मान लीजिए दिल्ली वाला है, दिल्ली इसमें रजिस्टर्ड। तो ए ई कॉमर्स ऑपरेटर को पैसा दे रहा है, ई कॉमर्स डी मिस्टर डी को पैसा देगा और मिस्टर डी इसको सप्लाई करेगा। द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेट पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस issued in respect of the said supply and the location of supplier where the address of the said person is not recorded in the for the purposes of this clause recording of the name of the state of the said person in the invoice shall be deemed to be the recording of the अच्छा ठीक है, स्टेट कोड डाल दिया तो मैं गलत तो नहीं पढ़ रहा हूँ। where the supply of goods is made to a person other than registered person, the place of supply shall be the location as per the address of the said person recorded in the invoice। या डिलीवरी की बात कहाँ कर रहा था? Yes. Reference has been received from trade and industry seeking clarification regarding the place of supply in terms of newly added this. In case of supply of goods made to an unregistered person where billing address is different from the address of delivery of goods, especially in the context of supply being made through e-commerce platform. तो अब इन्होंने क्या लिखा? Place of supply of goods particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered where billing address is this. Mr. A located in X state. तो हमारे एग्जांपल में मान लीजिए झारखंड places an order on an e-commerce platform for supply of a mobile phone which is to be delivered address in Y state, हमारे केस में महाराष्ट्र। Mr. A while placing the order on the e-commerce platform provides the billing address located in X state, यानी कि झारखंड। In such a scenario, what would be the place of supply of the said supply of mobile phone, whether the state pertaining to billing address X
और डिलीवरी एड्रेस, झारखंड हो गया, महाराष्ट्र। तो इन्होंने जो लिख दिया है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन recorded in the invoice and the location of this. ठीक है। Accordingly, it is clarified that in such cases involving supply of goods to an unregistered person, where the address of delivery of goods recorded in the invoice is different from billing address, the place of supply shall be the address of the delivery of। मतलब क्या कहते हैं आप लोग? नहीं सर, ये तो दिस इज ऑन द ओनली एक्सेप्शन, दिस दे हैव मेड थ्रू अमेंडमेंट। तो वो भी सर्कुलर से क्लैरिफाई किया हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है कि एड्रेस ऑफ द रिसीप्ट बिलिंग एड्रेस होगा या होना बिलिंग एड्रेस चाहिए, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा जिस स्टेट ने कैसे खर्चा किया है। करेक्ट सर, वेयर इट इज गेटिंग डिलीवर्ड दैट प्लेस विल गेट द रेवेन्यू। महेश कुमार जी, हेलो। महेश जी बताइए, आपका क्या ओपिनियन? मेरा भी ओपिनियन यही है कि जो खर्च कर रहा है उसी स्टेट को मिलना चाहिए, उसी स्टेट को मिलना चाहिए। तो ये इसमें कुछ लैक्यूना है। ओके, ठीक है, चलिए किसी और दिन करते हैं। सर वन डाउट इज देयर। हाँ सर, in 2A 2B they will mention whether credit is eligible or not, yes and blank it will come. So whether if it is blank, if it is not written as neither yes or no, whether that is also, can we take it as eligible credit? नहीं तो ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है कि यस नो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक है, ऐसा है क्या? है सर, जस्ट डॉट है, जस्ट एक हाइफन है। और कारण क्या है, आपको क्या लगता है एलिजिबल है? वो डिटेल में देख रहा हूँ सर, बट आई एम जस्ट आस्किंग वेदर इट हैज गॉट एनी लीगल वैलिडिटी, दैट यस और नो। देखिए पोर्टल तो मान लीजिए जीएसटी 2B नो लिख देता है और आपको क्रेडिट अवेलेबल है, तो मुझे लगता है लेना चाहिए आपको। मान लीजिए पोर्टल लिख देता है, इन पोर्टल एकदम क्लियर कट केस में नो लिखता है, जैसे प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट, जैसे होटल इमूवल प्रॉपर्टी के केस में हो 16(4) का केस लग जाए तब लिखता है, वैसे तो बाकी तो और किसी केस में लिखता नहीं है वो। ये मेट्रो कैश एंड कैरी से कुछ सामान खरीदा है हमारा क्लाइंट ने, उसके केस में नोटिस आ गया और उसमें एस भी नहीं लिखा है, नो भी नहीं लिखा है, सिर्फ एक डैश है। तो नोटिस का ग्राउंड क्या है? दे आर टेलिंग इट्स इनएलिजिबल क्रेडिट। नहीं, व्हाई इट इज इन? दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग। ऐसा उनको लिखना चाहिए, तो ऐसा कैसे, उसका जवाब कैसे देंगे अगर ग्राउंड ही नहीं लिखा होगा तो? अब प्रॉब्लम है बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ आईटीसी ऑन द टैक्स पेयर, तो वो कुछ भी लिख देते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। बट दिस इज नॉट लीगल नो सर, दे कैन नॉट राइट yes or no, they cannot decide on our behalf. No, only in clear cut cases there are no, I think there are only 2 cases where they are saying that is credit is not available, 16(4) और ये place of supply is different from the home state. In any other case they are just writing yes. आप ना वो 2B एक बार दोबारा डाउनलोड कीजिए और या फिर 2B में एडिशन करके देखिए कि आपके ऑटो पॉपुलेट कितना हो रहा है। ओके, देखिए सर, एक इस पेनल्टी के रिगार्डिंग पूछना है, 7311 जो बात करता है, 7311 3B 30 दिन के बाद फाइल हुआ है सर, जैसे एक नॉर्मल। हेलो महेश जी, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आवाज आ गई, बताइए सर। एक सोकोज है, उसमें कुछ हमें पेमेंट करना है, विद इन 30 डेज कर देते हैं तो कोई पेमेंट, कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगी? 73 इंटरेस्ट, हाँ जी, टैक्स प्लस इंटरेस्ट। हाँ, ये 7311 जो बात करता है कि विद इन 30 डेज फ्रॉम ड्यू डेट, ये किसके रिगार्डिंग बात करता है? जहाँ पे 3B लेट फाइल हुई है उसके रिगार्डिंग है? आप पढ़िए एक बार 73 सबसेक्शन 11। सर मुझे निकालना पड़ेगा मेरे सामने। तो फिर एक बार पढ़िए, एक बार फिर बाद में डिस्कस। अच्छा, हाँ, एक ई-वे बिल वाला और था जो पार्ट बी, मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए हैं और मुझे गाड़ी नंबर नहीं पता एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। द सप्लायर हैज हैंडेड ओवर गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर, बट लेटर ऑन ट्रांसपोर्टर डिड नॉट फिल पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल। तो हमने इस पे कुछ डिस्कशन किया था क्या? सर आज मंडे के लिए बोला था, मंडे देखते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपने ट्रांसपोर्टर के ऊपर डाल भी दिया कि आपको ट्रांसपोर्टर को जनरेट करना था और वो नहीं जनरेट करता और गाड़ी पकड़ी जाती है, तो उससे सॉल्यूशन क्या निकलेगा? सर ये वो वाला मैटर नहीं है कि गाड़ी पकड़ी गई है, अभी तो असेसमेंट 73 में उन्होंने पॉइंट रेज किया है कि आपके कुछ ई-वे बिल है जिनमें पार्ट ए फिल है बट पार्ट बी इज नॉट फिल, तो वो अगर पार्ट बी नहीं जनरेट होता तो वो ई-वे बिल नहीं होता। अच्छा, ये केस, चलिए फिर इसको
अगर कल अन्वेष सेशन नहीं लेता है तो विल टेक अप द क्वेरी, और अन्वेष सेशन ले लेता है देन विल टेक अप द क्वेरी ऑन वेडनेसडे। ठीक है, ओके। चलिए मिस्टर राघवेंद्र, तो चलिए कल मिलते हैं, देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।